हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द बिजनेस लॉ, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ द बेलमेंट एंड प्लेज, और जिसके अंदर हमारा फोकस रहेगा प्लेज के ऊपर। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेज, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द प्लेज, व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पॉनर एंड पॉनी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बेलमेंट एंड प्लेज। और उसी तरह इसके अंदर एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डैट इज़ द प्लेज बाय द नॉन ऑनर्स, जिसको हम अगली वीडियो के अंदर जो है अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेज। जब हम प्लेज की बात करते हैं तो इसको सेक्शन 172 सेक्शन 182 जो है डील करता है। प्लेज जो है डैट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 172। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट होती है, और यहाँ पे जो गुड्स जो हैं वो इस वजह से ट्रांसफ़र की जाती है, उसका पोजीशन जो है दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसको एज ए सिक्योरिटी, जब हमने किसी से पेमेंट लेनी है, लोन लेनी है, तो वहाँ पे उसको एज ए सिक्योरिटी जो है गुड्स को डिलीवर किया जाता है, गुड्स का पोजीशन दिया जाता है। तो प्लेज जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट है, ट्रांसफ़र और बेलमेंट ऑफ गुड एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट और दी परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस। जैसे मैंने ए से लोन लिया है तो उसको मैंने लोन के बदले में, जैसे उसने मुझे लोन दिया तो मैंने उसको अपनी ज्वेलरी एज ए जो है सिक्योरिटी दे दी। तो वहाँ पे क्या है कि मैंने अपनी ज्वेलरी जो है प्लेज की है, उसके अगेंस्ट मुझे लोन मिल गया। हर एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके द्वारा चीज़ों का जो पोजीशन है वो ट्रांसफ़र किया जाता है एज ए सिक्योरिटी, तो उसको हम प्लेज कह सकते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे जो गुड्स जो है दूसरे व्यक्ति को इसलिए डिलीवर की जाती हैं कि वो एज ए सिक्योरिटी है, तो उसको हम प्लेज कहते हैं। और उसी तरह क्या है कि जब हम पॉन एंड प्लेज की बात करते हैं तो उसका सेम मतलब होता है। जो व्यक्ति सिक्योरिटी देता है, गुड्स जो वो सिक्योरिटी के रूप में देता है, उसको हम प्लेजर या पॉनर कहते हैं, और जो सिक्योरिटी लेता है उसको हम बेसिकली प्लेजी और पैनी कहते हैं। जैसे ए है, उसने बी को फर्नीचर दिया, फर्नीचर एज ए सिक्योरिटी, और बदले में वो उससे लोन प्राप्त करता है। जब वो लोन रीपे कर देगा तो जो बी है वो उसको फर्नीचर वापस कर देगा। ए जो है यहाँ पे प्लेजर है और जो बी है वो है प्लेजी या पॉनी है। सो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए प्लेज, जिसको सेक्शन 172 डील करता है। डिलीवरी ऑफ द गुड्स। देखो, अगर हमने एक प्लेज कॉन्स्टिट्यूट करना है कि चीज़ें हमने प्लेज की है, तो चीज़ों की डिलीवरी होनी बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो चीज़ें हम दूसरे व्यक्ति को देते हैं, ये एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। एक्चुअल, जैसे मैंने ज्वेलरी उसको दे दी, उसके बदले में उसने मुझे लोन दे दिया। कंस्ट्रक्टिव होता है कि वेयर हाउस के अंदर मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसकी चाबी मैंने उसको दे दी, तो ये कंस्ट्रक्टिव है। जब हम प्लेज की बात करते हैं तो यहाँ पे दूसरे व्यक्ति को हम उसका पोजीशन देते हैं, कब्जा देते हैं, ऑनरशिप नहीं देते। ऑनरशिप जो होती है वो प्लेजर की अपनी होती है, सिर्फ जो कब्जा है, जो पोजीशन है, वो पॉनी के पास चला जाता है। तो यहाँ पे जो प्लेज का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो गुड्स, और गुड्स जो हम प्लेज कर रहे हैं वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। और उसी तरह यहाँ पे जो चीज़ें हम दूसरे व्यक्ति को डिलीवर कर रहे हैं, वहाँ पे जो पर्पस है एज ए सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको सिक्योरिटी दी है, उसके बदले में उसने हमें लोन दे दिया है। द सिक्योरिटी बीइंग फॉर द पेमेंट ऑफ ए डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस। जो यहाँ पे डेट है वो पास्ट भी हो सकता है, जो पास्ट में हमने लिया है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब प्लेजिंग होती है तो ये हमने अंडरस्टैंड करना है कि राइट ऑफ ऑनरशिप नहीं दिया जाता, सिर्फ जो है राइट ऑफ लियन दिया जाता है, उसको पोजीशन दिया जाता है। ऑनरशिप जो होती है वो प्लेजर के पास ही होती है। अब जैसे ए ने बी को फर्नीचर दिया, तो फर्नीचर की जो ऑनरशिप है वो ए के पास ही है, तो बी के पास क्या है, उसका कब्जा है, राइट ऑफ लियन है।
जैसे इसी के अंदर वी विल अंडरस्टैंड वन एग्जाम्पल, रेवेन्यू अथॉरिटी वर्सेस सुंदर सनम पिक्चर्स। एक प्रोड्यूसर था फिल्म का, उसने बी से कुछ पैसे उधार लिए। उसने कहा कि मेरी फिल्म जब रेडी हो जाएगी तो मैं उसके फाइनल प्रिंट जो है आपको एज ए सिक्योरिटी दे दूंगा। तो वो कभी भी डिलीवर नहीं किए गए। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये वैलिड प्लेज नहीं थी। यहाँ पे एक एग्रीमेंट था कि आपको दिया जाएगा, बट एक्चुअल में कभी भी वो दिया नहीं गया। तो या ना तो ये एक्चुअली ना ही कंस्ट्रक्टिव है, तो ये एक वैलिड प्लेज नहीं है। सो व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पॉनी? राइट टू रिटेन दी प्लेज्ड गुड्स, सेक्शन 173। देखो, जब उसको प्लेज किया जाता है तो उसके पास ये राइट होता है, उसको वो तब तक अपने पास रख सकता है जब तक कि उसका जो डेट है वो चुका नहीं दिया जाता या जो प्रॉमिस है वो परफॉर्म नहीं कर दिया जाता। तो यहाँ पे उसको राइट ऑफ पोजीशन दिया जाता है, राइट टू रिटेन द गुड्स, बट उसके पास राइट टू सेल नहीं होता। तो राइट टू प्लेज का है, देखो वो तब तक उन चीज़ों को अपने पास रख सकता है जब तक कि डेट का पूरा भुगतान नहीं हो जाता, इंटरेस्ट है या कोई भी वो एक्सपेंस जो है इनकर करता है, जो उसकी जो चीज़ें उसको बेसिकली दी गई हैं उसकी प्रिजर्वेशन के लिए। तो यहाँ पे देखो जो बेसिकली जो पॉनी है उसके पास राइट टू रिटेन द गुड्स है, तो उसके पास ये पावर टू सेल नहीं है। फिर उसी तरह सेक्शन 174 कहता है कि उसके पास एक पर्टिकुलर लियन है। तो यहाँ पे क्या है कि पॉनी जो है उस गुड्स को रिटेन कर सकता है जो उसने उसके अगेंस्ट डेट दिया है, किसी और डेट के लिए वो उसको रिटेन नहीं कर सकता। बट उसी तरह क्या है कि अगर कोई मतलब उसके ऑपोजिट उसने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया हुआ, तो अगर वो कोई सब्सिक्वेंट एडवांसेस देता है तो उसके लिए भी वो गुड्स जो प्लेज की गई हैं उसको रिटेन कर सकता है। और उसी तरह क्या है कि राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, सेक्शन 173 जो है पॉनी को राइट देता है कि लियन जो है उसका गुड्स के ऊपर जो उसका लियन रहेगा, जो पोजीशन रहेगा फॉर नेसेसरी एक्सपेंसेस। 175 कहता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी जो है रिकवर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे राइट ऑफ लियन नहीं है उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस का। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्या है कि जैसे मान लो मैंने अपनी गाय देख के आपसे लोन लिया है, तो गाय जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको क्योर करने के लिए उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है एक्सपेंसेस जो है देने पड़ते हैं कि जो काऊ है उसको डिजीज़ हो गई है, तो उसके डिजीज़ के लिए उसको रिकवर करने के लिए जो है एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो है अपने रिकवर कर सकता है, तो लेकिन उसके पास राइट ऑफ लियन नहीं होता के गुड्स के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए जो है वो लियन नहीं रख सकता उस पर। और उसी तरह अगर पॉनर जो है डिफ़ॉल्ट करता है, पेमेंट जो है पे नहीं करता, तो जो पॉनी है वो पॉनर के अगेंस्ट जो है मुकदमा कर सकता है। अब जैसे ए ने जो है बी को फर्नीचर दिया है और उससे लोन प्राप्त किया है, अगर वो राइट टाइम पे उसकी पेमेंट नहीं करता तो बी के पास ये पूरा राइट है कि वो उसके ऊपर मुकदमा कर सकता है और वो उन चीज़ों को भी रिटेन करके रख सकता है और चाहे तो वो उन चीज़ों को सेल कर सकता है, प्रोवाइडेड है कि उसको एक रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा। जो राइट टू स्यू उसको मिलता है कि आप ऑनर के ऊपर मुकदमा कर सकते हो, राइट टू रिटेन कर सकते हो, ये कॉन्करेंट राइट्स हैं, कोई ऑल्टरनेटिव राइट्स नहीं हैं। अगर वो नोटिस प्रोवाइड करता है तो वहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है डेट, प्लेस और टाइम ऑफ सेल जो है उसका मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर दी जाए। तो बट सेल अगर जो है अगर उसने सेल करनी है चीज़ें तो उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा, बट अगर वो बिना नोटिस के सेल करता है तो वो वॉइड होती है। तो वो चीज़ों को पब्लिक ऑक्शन के द्वारा भी या प्राइवेट एग्रीमेंट के द्वारा भी सेल कर सकता है, बट वो खुद को अपने आप को सेल नहीं कर सकता, तो वो वैलिड नहीं है। और उसी तरह क्या है कि देखो जो पॉनी है उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो चीज़ों की जो रीजनेबल केयर है वो करे, वो उनको यूज़ नहीं कर सकता। तो दीज आर दी ड्यूटीज़ ऑफ द पॉनी, ड्यूटीज़ टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द प्लेज्ड गुड्स, कि जितना एक बंदा अपनी चीज़ों की देखभाल करता है उतना उसने रीजनेबल केयर दिखाना है और उसने अनऑथराइज्ड प्लेज्ड गुड्स जो है उनको नहीं मतलब यूज़ नहीं करना। अगर जो मतलब अभी मतलब जो उसको परमिट नहीं किया गया तो वो उसने चीज़ें उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करनी।
यहाँ पे वो यूज़ नहीं कर सकता, तो अनऑथराइज यूज़ नहीं है। तो जैसे ही वो पेमेंट उसको मिलती है तो वो चीज़ें जो है रिटर्न करे। और ये भी ड्यूटी बनती है कि अपनी चीज़ों को जो उसके पास प्लेज की गई है उसके साथ मिक्स नहीं करना। अगर जैसे गाय आपको दी गई है, उसके अगेंस्ट आपने लोन दिया है, तो कल को गाय जो है बछड़ा उसके साथ मतलब गाय जो है उसका बेबी उत्पन्न होता है, बेबी होता है, तो वो जो भी है बछड़ा या बछड़ी वो आपको वापस करना पड़ेगा। अगर जो चीज़ें जो है जैसे मान लो आपको किसी ने शेयर प्लेज किए हैं, उसके अगेंस्ट आपने उसको लोन दिए हैं, तो कल को उसको बोनस मिलता है तो वो बोनस भी आपको जो है वापस साथ में करना पड़ेगा। जो भी क्रिएशन होती है वो साथ में देनी पड़ेगी। जो वृद्धि होती है, ड्यू टू नॉट टू डू एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द प्लेज। तो पॉनर के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं? देखो, जो जैसे गुड्स को जो बेलर के पास राइट्स होते हैं वही उसके पास होते हैं। उसके पास एक ये राइट भी है, राइट टू रिडीम, सेक्शन 177 के अंदर। जब पॉनर जो है पेमेंट के अंदर डिफ़ॉल्ट करता है तो वहाँ पे क्या है कि एक्चुअल सेल से पहले वो पेमेंट करके जो है अपनी चीज़ें ले सकता है। तो राइट ऑफ रिडम्पशन है, बट दैट शुड बी एक्सरसाइज बिफोर द एक्चुअल सेल। तो यहाँ पे क्या है कि जब वो बेसिकली पेमेंट कर देता है तो वो अपनी चीज़ें जो है वापस ले सकता है। जो उसके अंदर अगर कोई वृद्धि होती है तो वो इंक्रीज भी साथ में ले सकता है। जैसे इस केस के अंदर है कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक केस था कि सर्टेन शेयर ऑफ द कंपनी जो थे वो प्लेज किए गए थे, और उस प्लेजिंग के दौरान कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया था, तो जो इंक्रीज थी वो पॉनर को बिलोंग करती थी। सो व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द पॉनर? देखो, जो पॉनर है जिसने चीज़ें डिलीवर की हैं एज ए सिक्योरिटी, तो उसने अपना डेट जो है या जो भी प्रॉमिस है उसको परफॉर्म करना है। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो है पॉनी इनकर करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे काऊ है उसको कोई डिजीज़ हो जाती है तो वहाँ पे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बेयर करता है, तो वो पॉनी को उसको वापस देने पड़ेंगे। और अगर जो पॉनर है उसकी ड्यूटी बनती है कि अगर गुड्स के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट है तो वो डिस्क्लोज़ करे। और उसी तरह अगर पॉनर का टाइटल जो है डिफेक्टिव है, उसकी वजह से पॉनी को कोई नुकसान होता है, तो वो पॉनर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको कंपनसेट करे। तो उसी तरह क्या है कि जब पॉनी जो है, जब उसको राइट दिया गया है कि आप चीज़ें सेल कर सकते हो, अगर वो सेल करता है, जैसे मान लो 10,000 का लोन दिया था तो चीज़ें 9,000 के अंदर सेल होती हैं, तो जो बैलेंस है वो उसको पॉनी को देना पड़ेगा। और उसी तरह अगर पॉनी जो है जैसे 10,000 का लोन था तो वो 11,000 में सेल करता है, तो जो सरप्लस है वो उसको पॉनर को रिटर्न बैक करना पड़ेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे नेहा है, उसने एक वैल्यूएबल डायमंड जो है प्राप्त किया है लो प्राइस के ऊपर, बट कॉन्ट्रैक्ट जो था डैट वाज वॉइडेबल। जहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे फ्री कंसेंट मिसिंग होती है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल आउट नहीं किया गया था, तो उसने वो जो डायमंड था वो मिस्टर सुरेश के पास प्लेज कर दिया। तो अब ये जो प्लेज किया है, क्या ये सही है, वैलिड है या इनवैलिड है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेक्शन 178 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है डील करता है। देखो, यहाँ पे जब चीज़ें जो हैं प्लेज की जाती हैं अंडर सेक्शन 19 और सेक्शन 19A, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल आउट नहीं किया गया, ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो भी उसके बावजूद भी जो पॉनी है उसको एक अच्छा टाइटल मिलता है। लेकिन कंडीशन ये है कि पॉनी गुड फेथ के अंदर, उसको इस बात की इल्म नहीं है कि नेहा ने जो डायमंड जो है उसके पास गिरवी रखा है कि वहाँ पे उसका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, उस बात की इसको नॉलेज नहीं है। तो वहाँ पे पॉनी जो है उसके पास जो प्लेज कराता है वो वैलिड प्लेज होता है। उसी तरह हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बेलमेंट एंड द प्लेज। देखो, जो बेलमेंट है यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र की जाती हैं, लेकिन जब हम प्लेज की बात करते हैं तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं इस वजह से दी जाती हैं ताकि एज ए सिक्योरिटी। यहाँ पे जो बेलर है, जो पर्सन है जो डिलीवर करता है, और जो चीज़ें जिसको डिलीवर की जाती है उसको बेली कहा जाता है। लेकिन प्लेज के अंदर जो व्यक्ति चीज़ें डिलीवर करता है उसको पॉनर कहा जाता है या प्लेजर कहा जाता है, और जिसको चीज़ें दी जाती हैं उसको उसको जो है पॉनी कहा जाता है या प्लेजी कहा जाता है। तो यहाँ पे जब बेलमेंट होती है तो उसके पीछे जो
बेसिकली जो है पर्पस होता है वो बेलमेंट के अंदर जो है स्पेसिफाई हो जाता है। जैसे हम चीज़ें किसी को देते हैं सेफ कस्टडी के लिए, लेकिन यहाँ पे जो प्लेज है, तो यहाँ पे जो चीज़ें हम डिलीवर करते हैं, जिसके लिए हम पोजीशन देते हैं, तो वो जो होता है एज ए सिक्योरिटी होता है कि हमने वहाँ पे सिक्योरिटी देके उसके अगेंस्ट कुछ प्राप्त किया है। तो बेलमेंट जो है विद और विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकती है, लेकिन प्लेज के अंदर जो है हमेशा कंसिडरेशन का होना असेंशियल है। तो जो बेलमेंट है इसके अंदर राइट टू सेल नहीं होता बेली के पास, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो पॉनी है कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर उसके पास राइट टू रीसेल होता है। अगर उसको पेमेंट नहीं होती वो नोटिस देकर उसको सेल कर सकता है। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे जो बेलमेंट है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो पर्पस उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफाई किया गया है उस पर्पस के तहत वो चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन प्लेज के अंदर जो है वो यूज़ करने का राइट नहीं होता। यहाँ पे राइट ऑफ जो है पोजीशन दिया जाता है, राइट ऑफ ऑनरशिप जो है नहीं दिया जाता। राइट मतलब बेलमेंट के अंदर हम उन चीज़ों को जो भी पर्पस उसके अंदर दिया है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं।